प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, पिछले वीडियो में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड थ्योरी के जो मूल बातें हैं कि दो क्या होता है, दो तो जानते ही हैं, चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, इस बात को आपने डिटेल से उदाहरण सहित समझा था, इसके परिभाषा को देखा था। यदि आप में से कोई नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको बेसिक चीज़ें, कोई जानकारी बहुत सरलता से दिया गया है, तो उसको एक बार ज़रूर देखें। इसके आगे आज हम लोग शुरू करेंगे पहला प्रश्न यहाँ से। तो पहला प्रश्न है, कहता है आफताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आज को आप वर्तमान मानते हैं कि अभी बात हो रही है, अभी वर्तमान समय है, और आपकी आयु मान लिया जाए कि 14 वर्ष के आज आप हैं, तो 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी रही होगी? तो कहिएगा कि सर 7 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात है, तो अभी से मैं 7 वर्ष छोटा था, यानी 14 वर्ष में 7 वर्ष को आप घटा करके लिख देंगे, तो 14 - 7 करेंगे तो 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु 7 वर्ष की थी। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दूं कि 3 वर्ष के बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी, तो आप कहिएगा सर अभी मेरी आयु 14 वर्ष की है, 3 वर्ष बाद मेरी आयु 14 और +3 यानी 17 वर्ष का हो जाएगा। ये बातें आपको इस प्रश्न में समझना पड़ेगा, समझना ज़रूरी है। तो आइए इसको मैं पूरा प्रश्न पढ़ के आपको सुनाता हूँ। आगे कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे यानी अपने पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहता है क्या ये बात मनोरंजक है? तो बना लेते हैं पहले प्रश्न, फिर बताऊंगा कि ये मनोरंजक है या नहीं है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बनाने हैं आपको, और फिर दोनों इक्वेशन की मदद से एक ग्राफ खींचना है। तो इसमें हल हम लोग यहाँ से करना शुरू करते हैं, और हल करने में सबसे पहला काम कि आपको किसी की आयु की जानकारी नहीं है। मैंने आपकी आयु को तो 14 वर्ष मान लिया, लेकिन जब आप किसी को मानते हैं तो किसी चर राशि से मानना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने चर राशि क्या होता है, उसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, तो वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करके आपको बताया है, तो वो देख लीजिएगा। यदि आप वेरिएबल नहीं जानते हैं तो यूँ समझ लीजिए, अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि वेरिएबल जो होता है वह कोई माना हुआ राशि होता है जिसको बोलते हैं परिवर्तनीय। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं कि माना आफताब की आयु, यहाँ पर लिखेंगे माना कि आफताब की वर्तमान आयु, आप चाहें A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, A से Z तक में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अधिकतम मानने में लोग X मानते हैं, X वर्ष है। एवं आफताब की पुत्री या उसकी पुत्री लिख सकते हैं, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु Y वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा तो आगे प्रश्न बनाने में सुविधा होगी। तो 7 वर्ष पूर्व हम लोग क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगा कि वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे कि 7 वर्ष घटा देंगे, जो भी मान आएगा इतनी आयु आफताब की हो जाएगी। एवं उसकी पुत्री की आयु भी देख लेंगे, एवं 7 वर्ष पूर्व
आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y-7। चूँकि दोनों की आयु 7 वर्ष पहले में क्या होगा कि 7 वर्ष घटा के, वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी? x-7। और किसी की y है, किसी की आयु y है तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु y-7 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 3 वर्ष बाद भी दोनों की आयु जानना है तो दोनों के लिए हम लोग 3 वर्ष बाद की भी आयु यहीं पर लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब 3 वर्ष लिखेंगे। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु। तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे? वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 वर्ष बाद इसमें 3 वर्ष जुड़ जाएगा तो x + 3 वर्ष हो जाएगा। तथा 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु, की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y + 3 वर्ष। ठीक है। अब जब समझना है कि प्रश्न आगे क्या कहता है। जितना मानने जानने वाली बात थी तो हम लोग मान उन लिए। अब आगे आपसे कह रहा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जो प्रश्न कहता है उसी के अनुसार लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। प्रश्नानुसार लिखने के बाद या प्रश्न से लिखने के बाद आप कॉमा देने के लिए नहीं भूलेंगे। आंसर बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। जितना सजा कर अच्छे से लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, उतना अच्छा आपका हैंडराइटिंग लगेगा। यह लगेगा एग्जामिनर को या कॉपी चेक करने वाले को कि विद्यार्थी जानकार है। तो प्रश्न आगे कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है। तो कह रहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आयु आपने माना कि आफताब की x-7 थी और उसकी पुत्री की y-7 थी। तो बीच में मैं बराबर का चिन्ह दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो कह रहा है ना, आप समझिएगा, यहाँ से कह रहा है कि आफताब 7 गुनी आयु का था, उसकी ये पुत्री है। हम थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ यहाँ पर समझने के लिए। और ये आफताब है, आफताब है। ठीक है। कह रहा है कि आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना था, यानी आफताब की आयु जो है ना, उसकी पुत्री की आयु का, जो उसकी पुत्री की आयु का क्या था? 7 गुनी थी। तो हमने यहाँ बीच में बराबर करने हैं। तो किधर 7 गुना करना है, इस तरफ या इस तरफ? ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर आपको समझना है कि एक तराजू में बराबर यदि आपको करने के लिए दे दिया जाए तो क्या करेंगे? जिधर पहले से भारी है उधर रखेंगे या जिधर हल्का है उस तरफ रख के। तराजू का मतलब वो तराजू जो बैलेंस वाला रहता है। ये हटिया में जो आप सब्जी खरीदने जाते हैं, ये वाला तराजू की मैं बात कर रहा हूँ, ये तराजू। ठीक है। तो ये मान लीजिए कि इस तरफ झुका हुआ है पहले से, इस तरफ झुका हुआ है पहले से, आपको कहेंगे कि बराबर करिए। तो जिधर झुका हुआ है इसके अपोजिट यानी दूसरी तरफ आप कुछ रखेंगे तब यह सीधा हो जाएगा। यानी आफताब पहले से ही 7 गुना अधिक है उम्र का, यानी आफताब की उम्र पहले से ही ज़्यादा है। आपको बराबर करने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे? जिसकी उम्र कम है उसमें आप उतना रखेंगे जितना कम है। तो ये 7 गुना पहले है, बराबर मैं बीच में लिख रहा हूँ। तो जिसकी आयु कम है उसमें 7 से गुना कर देंगे तो अब दोनों बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो यही कहना था प्रश्न का। इसको मैं एक बार ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पर लाइन खींचकर। यहाँ पर लिखता हूँ प्रश्न से, एक बार लिख के दिखाया आपको प्रश्नानुसार, एक बार लिख देता हूँ प्रश्न से। दोनों में से कुछ भी लिखिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो प्रश्न क्या कह रहा था कि x-7 इज इक्वल टू 7 इंटू y-7। ठीक है, ये प्रश्न कर रहा था। अच्छा, जब बीच में बराबर हो तो आप शुरू में या लिखना शुरू कीजिए और x-7 बराबर इसको 7 को y से भी गुना करेंगे और 7 को इस 7 से भी गुना करेंगे। तब क्या लिख देंगे? 7 गुना y 7y
और ये 7 गुना -7, 7 गुना 7 49, और ये माइनस आगे आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर याद देकर क्या लिखेंगे आप। अब क्या करते हैं कि जितने भी डिजिट है उसको एक साथ कर लेंगे, और जितने लेटर्स वाले अंक हैं उसको, जैसे यहाँ x है यहाँ y है, उसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x और ये प्लस y बराबर के उस पार से बराबर के इस पार ले आएंगे। तो यहाँ पर प्लस y है, 7y है, तो यहाँ पर हो जाएगा -7y बराबर के इस पार से उस पार या उस पार से इस पार लाएंगे तो चिन्ह उल्टा हो जाता है। चिन्ह उल्टा का माइनस मतलब क्या हुआ, माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, गुना वाला चिन्ह भाग हो जाएगा, भाग वाला चिन्ह गुना में बदल जाएगा। अच्छा, यहाँ से -7 को बराबर के उस पार लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। शुरू में प्लस लिख कर नहीं दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर भी लिख कर नहीं दिखाए थे उसी प्रकार से यहाँ भी लिख कर नहीं दिखाएंगे। और इधर पहले से आपका माइनस, ये माइनस की जगह माइनस और 49 की जगह 49। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी मुझे लगता है आपको। अच्छा, एक बार यदि और या लिखूँ तो क्या लिखिएगा कि x के जगह पर x लिख देते हैं, इस माइनस की जगह माइनस लिख देते हैं, 7 की जगह 7 लिख देते हैं, y की जगह y लिख देते हैं, बराबर की जगह बराबर लिख देते हैं। और यहाँ पर +7 है और यहाँ पर -49 है, यानी दो प्रकार के चिन्ह के साथ जोड़ घटाव होना है। तो क्या होगा, एक बात जान लीजिए, जब चिन्ह दो प्रकार का है तो घटेगा, तो घटा देते हैं। और यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तब भी घटाव समझेंगे कि घटेगा। तो 49 में से यदि आप 7 घटाएंगे तो आपका 42 बचता है। अच्छा, चिन्ह किसका बड़ा है, आप बोलेंगे कि यहाँ पर 7 पीस प्लस है और 49 पीस माइनस है, तो घटने के बाद तो माइनस ज़्यादा है तो माइनस बचेगा, तो यहाँ -42 हुआ है। इसको आप बोल दीजिए समीकरण 1। इसके बाद प्रश्न और भी कुछ कह रहा था, तो दोबारा जो कह रहा था उसको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, यानी फिर से प्रश्न से क्या कहता था उसको लिख लेते हैं। फिर से प्रश्न ये कह रहा था कि 3 वर्ष बाद, यानी x + 3, ठीक है, और y + 3, 3 वर्ष के बाद हो गया। क्या कहता है, आफताब कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना ही बड़ा रह जाएगा, तो हमको दोनों को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, जिधर छोटा है उधर 3 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। हमेशा जानिए कि आपको तराजू को बैलेंस करने के लिए, तराजू को इस तरह से डंडी बराबर करने के लिए, इस तरह से झुका हुआ, इस तरह से झुका हुआ नहीं, इसको पूरा संतुलित करने के लिए, बराबर करने के लिए, मान लिया कि इस तरफ आपका झुका हुआ है तो इस तरफ वजन रखेंगे तब जाकर ये बराबर होगा। यानी जिस तरफ कम है उधर वजन यदि आप डाल देते हैं तो ये तराजू धीरे धीरे क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से आफताब 3 गुना पहले से ही है तो उसकी पुत्री छोटी होगी। तो कितनी छोटी है, तो ये पहले से 3 गुना है तो पुत्री में 3 गुना कर दिए, दोनों बराबर हो गया। बराबर चिन्ह का मतलब हुआ कि अब दोनों आपस में बराबर हो गया। फिर मैं वही करता हूँ जो इस तरफ हम लोगों ने किया है, या लिखे x के जगह x लिखे, प्लस के जगह प्लस लिखे, 3 के जगह 3 लिखे, बराबर के जगह बराबर लिखे, और ये 3 y से भी गुना है और ये 3 इस 3 से भी गुना है। 3 गुना y लिखेंगे 3y, और ये 3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब फिर से लेटर वाला जो है, अक्षर वाला, उसको एक साथ लिख लेंगे, और जितने डिजिट वाला है, अंक वाला है, उसको एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर शुरू में या लिखिए क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो या लिखेंगे x। अच्छा, ये +3y बराबर को उस पार से इस पार लाएंगे, क्या हो जाएगा, -3y। आपको बोलना है, यदि आप सभी बातें समझ रहे हैं तो मेरे साथ बातों को वीडियो देखते समय क्या करेंगे कि दोहराएंगे, बोलेंगे, मन ही मन भी बोलेंगे लेकिन बोलेंगे। अच्छा, ये +9 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये +3 बराबर के उस पार जाएगा, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एक बार और इसको लिख लिया जाए, यहाँ पर क्या, x के जगह x, माइनस के जगह माइनस, 3 के जगह 3, y के जगह y, बराबर के जगह बराबर, और 9 में से जब 3 घटाते हैं आप तो कितना बचता है, 6 बचता है। ये आपका हो गया समीकरण 2। तो इस प्रकार से आपने दोनों समीकरण प्राप्त कर लिया है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में आपने लिख लिया है,
अब इसको ग्राफीय रूप में आपको दिखाना है, ग्राफ में आपको दिखाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए भी सीख लेते हैं। ये इतना यदि आप जान लिए तो आप इसका 60% वर्क पूरा कर चुके हैं। अब जो बचा आपका 40% बचा है, उसको भी सीख लेते हैं। अब यहाँ से आगे ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हमें कुछ काम और भी करने हैं। वो क्या करने हैं? तो यहाँ से दोनों समीकरण को हम बारी बारी से आगे लेकर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x को रहने देते हैं अपने जगह पर, बराबर की जगह बराबर दे देते हैं, और 42 जो लिखा हुआ है यहाँ पर -42 है, -42 को लिख दिए। और क्या है कि इस -7 को हम लोग बराबर के उस पार करेंगे, तो उस पार जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये +7y हो जाएगा। इसको अच्छा तब लगता है जब इस प्रकार से आप लिखते, मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, x बराबर लिख सकते हैं 7y - 42, इस तरह से लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब एक टेबल हम लोग नीचे बना लेंगे इस प्रकार से, और ऊपर लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे x। ठीक है, ऐसा इसलिए कि y की जगह आप कोई वैल्यू रख दीजिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ मैं 2 लिख दूँ, तो y बराबर जब 2 हो गया, y की जगह क्या लिखे, y बराबर 2 लिखे हैं, तो यहाँ पर y की जगह 2 लिखेंगे। तो 7 और y के साथ जो संबंध है इसको बोलते हैं गुना का संबंध, यानी लिखेंगे 7 गुना y की जगह 2, यानी 7 गुना 2, 7 गुना 2 हो गया आपका 14। और 14 में जब आप 42 घटाएंगे, यानी 14 में जब आप 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह आएगा, यानी -28 हो गया आपका। ठीक है, अच्छा y बराबर यदि आप रखेंगे 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 गुना y की जगह 4, तो 7 गुना 4 28, 7 गुना 4 28 हो गया। अब आपके पास यदि 42 में 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -14। यदि आप 3 रखना चाहें कि एक बार 3 रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं आप अपने सुविधा के हिसाब से, कुछ भी रख सकते हैं। तो 7 गुना y है, तो 7 गुना y की जगह 3, यानी 7 गुना 3 हो जाएगा आपका 21, तो 21 गुना 2 42, यानी जब y बराबर 3 रखते हैं तो x का वैल्यू हो जाता है -21। ठीक है, उसके बाद आइए दूसरे तरफ हम आपको ले जाते हैं इस तरफ के समीकरण को। यहाँ पर एक स्टेप मैंने ज़्यादा लिखा था क्योंकि आगे पीछे, हालांकि नहीं भी आप इस तरह से रखिए कि इस तरह से रखिए, किसी भी प्रकार से रखिए, आपके टेबल बनाने में कोई अंतर नहीं होगा। ये लिखने देखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने ऐसे किया, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। आप इस तरह से भी रहने दे सकते थे। चलिए आइए आगे आते हैं। या लिखेंगे x बराबर, अच्छा ये -3y को हम लोग बराबर के उस पार करेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर 6, और -3y बराबर के उस पार गया तो क्या हो जाएगा +3y। अब फिर जैसे ही आपका एक वे में आ गया, यानी x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से एक टेबल बना लेंगे, और टेबल बना के क्या करेंगे कि ऊपर में लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे x। अब y बराबर यदि आप 1 लिखते हैं, y बराबर 1, तो 3 और y और 3 के बीच गुना का संबंध है, तो 3 गुना y है, तो y की जगह 1, तो आप लिखेंगे 3 गुना 1, तो 3 गुना 1 3, और +6, कितना हो गया x बराबर 9। यदि आप y बराबर लिख देते हैं -1, y बराबर क्या लेंगे -1, कुछ भी लेके आप देख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 गुना -1, तो +3 गुना -1 हो जाएगा -3, और -3 जब 6 में से घटाएंगे -3 तो आपके बचेगा 3। आप 2 ही मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 लीजिए, बहुत ज़्यादा लेने से क्या दिक्कत है। या तो 2 ही लेकर के आप ग्राफ खींच दें, या फिर अधिकतम 3 ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीसरा इसलिए लिया जानबूझकर ना कि 28 जो है ना, ये बहुत बड़ी संख्या है। जब ग्राफ खींचने लगेंगे तो 28 टाइम्स बनाने में थोड़ा लंबा ग्राफ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने और ले लिया। अब यहाँ 14 और 21 है तो ये थोड़ा छोटा होगा।
एक बार और कोई चीज़ यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं 2 ले लेता हूँ। तो 2 लेने के बाद क्या होगा कि 3 गुना वाई, वाई की जगह 2, तो 3 गुना 2, 3 दूना 6 और प्लस में 6, यानी 2 रखेंगे वाई बराबर, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 12। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बना लिया है। ग्राफ बनाने में क्या किया, एक क्षैतिज लाइन और एक उदग्र लाइन, 2 लाइन खींचा। क्षैतिज में मैंने नाम दिया x और x डैश, और इसमें ऊपर y और नीचे y डैश। ये y डैश है, इधर थोड़ा लिखने में दब गया तो इधर लिख दिया y डैश। जहाँ पर पॉइंट कटान का है इसको 0 काउंटिंग करते हैं। इस बिंदु से दाहिने की ओर बढ़ने पर यह धनात्मक मान लिखा जाता है। इस बिंदु से बाएं की ओर बढ़ने पर ऋणात्मक मान को लिखा जाता है। इस बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक मान लिखते हैं और इस बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक वैल्यू लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है कि y पर +2 लीजिए, ये y पर ये +2 है, और x पर -28 लीजिए, तो -28 तो बहुत आगे है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, एक अब कह रहा है y पर 4 लीजिए, y पर 4 लिए, और x पर अब लेना आपको -14, तो -12 लिख देते हैं, -13 लिख देते हैं, -14 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो y बराबर यदि 4 लेंगे तो ये सीन आएगा, और x बराबर -14 ये, यानी इस प्रकार से ये यहाँ पर यदि लिखें तो ये देखिए डॉट डॉट लाइन में हम आपको मिला देते हैं, तो ये पॉइंट आपका आएगा, ठीक ना। x का मान पहले लिखेंगे -14 और कॉमा देके y का मान लिखेंगे 4। इस पॉइंट का क्या वैल्यू है, -14 और 4। x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, y बराबर 3 लेंगे तो x बराबर -21 आएगा। यदि y बराबर 3 लेते हैं तो -21, 14 के बहुत बाद 21 होगा नहीं, तो मान लिया जाए कि ये 3 है इस प्रकार से, और यहाँ 21 आ रहा होगा। इधर और बढ़ने के क्रम में मान लिया जाए कि यहाँ पर -21 है, तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है आपका कितना, -21 और 3 का। इसको इस प्रकार से घेर दीजिए और एक स्केल की मदद से दोनों को इस प्रकार से मिला दीजिए। लंबी लाइन खींच दीजिए, दोनों तरफ एरो दे देंगे, और ये जिस समीकरण का ये रेखा है, सरल रेखा है, उसको लिख देंगे। तो इसको क्या नाम देंगे, x - 7y बराबर कितना, 7y बराबर -42। ये आपका समीकरण था, तो ये लिख दिए कि इस समीकरण से ये सरल रेखा खींचे हैं। अच्छा, दूसरे पर आ जाइए। अब ये वाला समीकरण से जो आप निकाले हैं, y पर लेना है +1, तो x पर कितना लेना है 9, तो ये +1 और 9 ये वाला हो गया, यानी x पर आपने 9 लिया और y पर 1 लिया, ये ठीक है। अच्छा, यदि y पर -1 लेते हैं, -1 हो गया ये, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, यानी ये बिंदु आपका आया। ये आपका -1 x पर और 3। हमने बताया कि x वाला वैल्यू पहले लिखते हैं और दूसरा वैल्यू y का होता है। तीसरा इसमें लिए y पर +2 लिए, तो x पर क्या हुआ, 12 हुआ। ये +2 लिए और x पर 12 हो गया आपका, तो यहाँ पर आ गया। ये x पर आपका 12 है और y पर 2 है। इस प्रकार से मैंने हाथ से बनाया है, इसलिए थोड़ा सा यदि लाइन हम लोग खींचेंगे स्केल से तो तीनों एक लाइन में नहीं होगा, लेकिन यदि आप इसको स्केल की मदद से बनाएंगे, सभी संख्या को बराबर दूरी पर लिखेंगे, तो ये लाइन जो आप अब खींचने वाले हैं वो एक सीधी रेखा में आने वाला था। ये लाइन के नीचे आ गया, लेकिन यदि स्केल की मदद से खींचते तो वो इस प्रकार से इसी लाइन में आता। तो दोनों तरफ एरो बना दीजिए और इसके नीचे इस स्केल मतलब इस रेखा के साथ आप क्या करेंगे कि जिस समीकरण से बनाए उसका नाम लिख दीजिए। तो समीकरण आपका x - 3y बराबर 6, ये समीकरण है। तो ये हो गया आपका ग्राफीय निरूपण भी, और ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप में भी। तो ये है आपका
एक प्रश्न मैंने इतना धीरे धीरे इसलिए आपको बताया कि शुरू के प्रश्न आपको बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि शुरू के प्रश्न को आप यदि अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे के प्रश्न आप खुद व खुद बना लेंगे, लेकिन शुरू के प्रश्न ही आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो आपको समझने में, आपको आगे प्रश्न बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रारंभ में जब आप किसी को प्रश्न को पढ़ते हैं तो उसको इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक पढ़िए और मन से पढ़िए। तो आज आपको एक प्रश्न ही इस वीडियो में बताएंगे, अगला दो प्रश्न आप खुद से बना कर रखिएगा और आने वाले अगले दिन यानी कल मैं दूसरा और तीसरा दोनों आपको बताऊंगा। धन्यवाद।